एक गांव में आलोक नाम का बहुत नामी चित्रकार अपनी बीवी और लड़का मीत के साथ रहता था, पर अब बुढ़ापे की वजह से उसे चित्र बनाना कठिन जा रहा था। एक रात आलोक अपने कमरे में चित्र बना रहा था और उसकी बीमार बीवी बेड पर लेटी थी। आप क्या कर रहे हो? सो जाइए, बहुत रात हो गई है। मैं अपने जीवन का आखिरी चित्र बना रहा हूँ। इसके बाद मैं कोई चित्र नहीं बनाऊंगा। किसका? दिखाइए। आलोक उसे चित्र दिखाकर कहता है, तुम्हारा। अच्छा है। हवा की वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़ने लगा और बीवी ने उसके नीचे वाले पन्ने पर का चित्र थोड़ा सा देखा। वो नीचे किसका चित्र है? आलोक ने पन्ना पलटा और नीचे वाला चुड़ैल का चित्र सामने आ गया। हे भगवान, कितनी भयानक चुड़ैल है। ऐसा लगता है जैसे अभी बाहर आकर अपना बड़ा रूप धारण करेगी। आपने ऐसा चित्र क्यों बनाया? दरअसल यही मेरा आखिरी चित्र था, पर मैंने सोचा तुम्हारा भी एक चित्र बनाना चाहिए। उस चुड़ैल के चित्र को देखकर पद्मिनी को चक्कर आने लगे। आलोक, हटाइए इसे सामने से। मुझे तकलीफ हो रही है। हटाइए इसे। आलोक ने फौरन उस चित्र को एक कपड़े से ढककर पद्मिनी को बेड पर लेटा दिया। अरे तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। आलोक ने अपना चित्र का काम रोक दिया और कमरे के बाहर चला गया। पद्मिनी कमरे में अकेली सोई थी। खिड़की से तेज हवाएं अंदर आ रही थी। इसकी वजह से वो कपड़ा उड़ गया और चुड़ैल का चित्र फिर से दिखने लगा। उस अंधेरे कमरे में वो चुड़ैल का चित्र चमकना शुरू हुआ और पन्ना धीरे धीरे उस बोर्ड से निकलने लगा। पन्ना पूरा निकलने के बाद उड़कर पद्मिनी के मुंह के पास आया और चेहरा जोर से दबाने लगा। पद्मिनी की सांस अटक जाने की वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। उस पन्ने को हटाने की कोशिश करने लगी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। पद्मिनी की आवाज भी नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर हिलना बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। पद्मिनी के मरने के बाद वो चित्र वापस उस बोर्ड पर चिपक गया। आलोक कमरे में आया और पद्मिनी को शांति से सोता देख उसके बगल में सो गया। दूसरे दिन की सुबह आलोक और उसके बेटे मीत को पद्मिनी के बारे में पता चला तो उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्होंने उसकी अंतविधि पूरी की। जब उसकी चिता जल रही थी तब आलोक को कुछ याद आया और वो अंदर की तरफ भागा। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आया और उसे देखने लगा। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है, इसे भी तुम अपने साथ ले जाओ। इतना कहके उसने झटके से पद्मिनी का चित्र बोर्ड से निकाला और बाहर आकर उसकी चिता में फेंक दिया। पर फेंकने के बाद उसे पता चला कि उसने चुड़ैल का चित्र भी फेंक दिया। वो रोने लगा और मीत को लेकर घर के अंदर चला गया। उसी रात आलोक अपने कमरे में बेड पर अकेला लेटा हुआ था। उसे पद्मिनी की बहुत याद आ रही थी। वो उठा और पद्मिनी के चिता के पास चला गया। वो चिता के पास पहुंचा और एक पत्थर पर बैठकर शांति से चिता को देखने लगा। इतने में उसकी नजर चिता में फंसे एक कागज पर पड़ी। आलोक ने वो कागज उठाया और देखने के बाद वो बहुत चकित सा हो गया। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज था। अरे, ये कागज जला कैसे नहीं? आलोक को कुछ समझ नहीं आया और वो भागते हुए मीत के पास गया।
अरे बेटा मीत, ये देखो, ये आग में नहीं जला और इस पर का चित्र भी सही सलामत है। किसका चित्र? चुड़ैल का। दोनों बहुत डर गए। अचानक वो कागज अपने आप हिलने लगा और छत तोड़कर हवा में उड़ गया। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागने लगे और याकायाक रुक गए। उनके सामने हवा में चुड़ैल के चित्र का कागज खड़ा था और अब वो पहले से बहुत विशाल हो चुका था। उसके अंदर की चुड़ैल हिल रही थी। आलोक, तूने मुझे जलाने की कोशिश की है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बीवी के बाद अब तुम मेरा शिकार हो। मतलब पद्मिनी को तुमने मारा? हाँ। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। आलोक डर के मारे भागने लगा, पर उस चुड़ैल ने उसे कागज से घेर लिया। आलोक कागज के घेरे में घिर गया। चुड़ैल ने आलोक को हवा में उठाकर कागज में जकड़ लिया और उसके शरीर को मोड़ने लगी। इसी के साथ आलोक की हड्डियों की टूटने की आवाज आ रही थी। वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। अंत में उसकी आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गया था। चुड़ैल ने कागज को झटके से खोला और आलोक का शरीर मीत के सामने आकर गिर पड़ा। मीत डर की निगाहों से आलोक की तरफ देख रहा था। चुड़ैल मीत के पास आने लगी। अब तुम्हारी बारी। मीत डर के मारे पीछे जाने लगा। उसने नीचे पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और चुड़ैल को डर कर बोला, देखो, आगे मत आओ। तुम मुझे एक छोटी सी लकड़ी से नहीं मार सकते। चुड़ैल हंसने लगी और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, मीत ने वो लकड़ी जोरों से घुमाई और उस कागज में छेद हो गया। इसकी वजह से वो चुड़ैल पीछे हट गई। मीत ने देखा कि उस छेद से काला खून बह रहा था। खून इसलिए बह रहा था क्योंकि जहां छेद हुआ था वहां चुड़ैल के पैर बनाए गए थे और वो खून उसके पैर से बाहर आ रहा था। मीत ये देखकर हंसने लगा। आ, उठा मुझे, आ ना। चुड़ैल को गुस्सा आया और उसने मीत को उठाकर कागज में जकड़ना शुरू किया। मीत ने भी जोर से लकड़ी घुमाई और कागज को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। चुड़ैल जोरों से चिल्लाने लगी। कागज की पकड़ छूटने के कारण मीत नीचे गिर गया। चुड़ैल 2 हिस्सों में कट गई। कागज चुड़ैल के काले खून से भर गया और धीरे धीरे छोटा होने लगा। कागज अपने पुराने आकार में आने के बाद जमीन पर गिर गया और जलने लगा। उसके साथ ही चुड़ैल के जलने की चीखें सुनाई देने लगी। कागज के पूरी तरह से जलने के बाद मीत आलोक की लाश के पास गया और काफी देर तक रोता रहा। गांव के बाहर एक छोटा सा होटल था जिसकी मालकिन एक औरत थी जो हमेशा अपना मुंह छिपाए रखती थी। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था क्योंकि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाने की डिलीवरी करने जाती थी। पर एक दिन शाम ने उस औरत के होटल के बगल में अपनी एक होटल खोल दी। शाम दिन भर लोगों को होटल में खाना खिलाता और रात को घर पर फूड डिलीवर करता। उसने डिलीवरी करने के लिए मंगू और तानू ये 2 आदमी रखे थे।
कुछ ही दिन बाद सारे लोग शाम के होटल में जाने लगे और औरत का होटल सूना पड़ गया। उससे कोई भी फूड डिलीवरी नहीं लेता था। औरत को शाम पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात शाम अपने होटल में पैसे गिन रहा था। तभी उसे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अरे कौन है वहां? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? होटल बंद हो चुका है, कल सुबह आना। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और आखिर में वो औरत दरवाजे से अंदर आई। शाम उस औरत को देखकर चौंक गया। ओह तुम, अब बताओ क्या लेने आई हो? तुम्हारी जान। क्या? अरे पागल है क्या तू? चल जा, सुबह बात करेंगे। अपना होटल बंद करो वरना मारे जाओगे। शाम ने डरते हुए कहा। तू अकेली औरत मुझे मारेगी? जा जा, नहीं करता बंद। शाम की बात सुनकर औरत को गुस्सा आया और उसने अपना घूंघट उठाकर अपना असली चेहरा शाम को दिखाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे उसका सारा शरीर भयानक दिखने लगा और वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल को देख शाम डरकर भागने लगा। चुड़ैल ने उसका पीछा किया पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गया। चुड़ैल ने उसे ढूंढकर हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम खुद भी खाओ। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने रसोई घर में जितना भी खाना था सारा शाम को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जा रहा था उसका पेट फूलता गया। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करने लगा क्योंकि उसका पेट बहुत फूल रहा था। पर चुड़ैल उसे जबरदस्ती खिला रही थी। अंत में शाम का पेट इतना भर गया कि वो एकदम से फट गया। शाम का खून और शरीर के टुकड़े सारे रसोई घर में बिखर गए। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पर उड़ा और वो उसी हालत में जोर जोर से हंसने लगी। मंगू और तानू अपनी अपनी साइकिल पर फूड डिलीवरी करने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से एक साया उनकी तरफ आता दिखा। मंगू ये देखकर डर गया। अरे सामने भूत है, चल वापस चलते हैं। अबे भूत नहीं, गांव का ही कोई है। खाना कब तक मिलेगा ये पूछने आया होगा। चल। दोनों ही आगे बढ़ते रहे और वो साया भी उनके नजदीक आता गया। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गया। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो दोनों वहीं पर बीच रास्ते में खड़े थे कि अचानक से ऊपर से वो औरत उनके सामने उड़ती हुई नीचे आई। मंगू डर के मारे चिल्लाने लगा। चुप हो जाओ, ये सब खाना मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ये गांव वालों का है और मालिक ने हम पर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के पास भेजना पड़ेगा। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गया पर तानू भागते भागते नीचे गिर गया। चुड़ैल तानू को मारने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल ने तानू को हवा में उठा लिया और दोनों साइकिल उस पर दे मारी। इसकी वजह से तानू बहुत घायल हुआ पर मरा नहीं। उसको जिंदा देखकर चुड़ैल ने फिर से
दोनों साइकिल उस पर फेंकी और उसे अधमरा कर दिया। तानू का बहुत खून बहने लगा और आखिर में चुड़ैल ने तानू को जान से मारने के लिए उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से तानू वहीं पर मर गया। चुड़ैल ने सारा खाना लिया और एक एक करके उसे देखने लगी। इन गांव वालों ने मेरा खाना ठुकरा कर इस खाने को पसंद किया। अब तो उन्हें ये खाना खिलाना ही पड़ेगा। चुड़ैल ने सारा खाना जमीन पर रखा और हाथों को उस पर रखकर जादू करने लगी। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथों से धुआं निकलने लगा और वो पूरे खाने पर फैल गया। ये देखकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। अब मजा आएगा। चुड़ैल वो सारा खाना लेकर गांव में आई और एक घर के सामने आ पहुंची। वो दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने वो दरवाजा खोला। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। मगर हमने तो तुमसे नहीं, शाम से खाना मंगवाया था। ये उसी होटल का है, बस मैं देने आई हूं। वो आदमी खाना लेकर अंदर चला गया और उसी तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बनकर एक एक घर में जाकर खाना देने लगी। जितने भी लोगों ने खाना मंगवाया था वो सब खाना खाकर जो सो गए तो सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने उस खाने में जहर मिला दिया था। उस हादसे के बाद लोगों ने चुड़ैल के होटल से खाना मंगवाना बंद कर दिया। हरीश गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव घूमने आया था। वो अकेला ही अपने हीरा चाचा के पास आया था। हीरा चाचा का एक बेटा था जिसे सब मिथु बुलाते थे। मिथु लगभग हरीश की ही उम्र का था। एक दिन शाम के समय हरीश और मिथु घूमने निकले थे। घूमते घूमते वो गांव के थोड़ा दूर आ पहुंचे। सूरज ढलने वाला था। चलो हरीश, घर वापस चलें। थोड़ा और दूर जाते हैं। अरे नहीं, अंधेरा हो रहा है, चलो। ठीक है। वो दोनों वापस घर की तरफ जाने लगे। सूरज डूब चुका था। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक सर्कस का तंबू दिखाई दिया। हम जब यहाँ से आए थे तब तो ये यहाँ पर नहीं था, अचानक कैसे आ गया? मिथु डर के मारे कांपने लगा। शायद ये वही सर्कस का तंबू है, भागो यहाँ से। अरे मिथु, क्या हुआ? कौन सा तंबू है ये? हरीश भी उसके पीछे भागने लगा। वो दोनों ही भागते भागते घर पहुंचे। दोनों को ऐसे आता देख हीरा डर गया। अरे क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो तुम लोग? बाबा, हमें वो सर्कस दिखा। क्या? तुम दोनों गांव के बाहर गए ही क्यों थे? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है। क्या हुआ चाचा? ऐसा क्या है उस सर्कस में? चाचा उस सर्कस में हुआ हादसा सुनाने लगे। 2 साल पहले की बात है। गांव में पहली बार सर्कस आया था। हम सब उस सर्कस को देखने जाते थे, पर एक रात जब एक जोकर कलाबाजी दिखा रहा था, तब रस्सी से उसका पैर फिसला और वो सीधे जाके जमीन पर गिरा। सर पे चोट लगने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या, उस घटना के बाद जिस किसी ने भी जोकर की भूमिका की वो सब मारे गए। ऐसा कहते हैं कि उस पहले जोकर के भूत ने ही बदला लेने के लिए बाकी सारे जोकरों को मार डाला। हाँ, और अब वो गांव वालों के पीछे पड़ा है।
हरीश को उस जोकर के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। वो उस तंबू में जाकर एक बार देखना चाहता था। अगली शाम वो अकेला ही सर्कस की दिशा में निकल पड़ा। सूरज लगभग डूबने ही वाला था। हरीश उस तंबू वाली जगह पर पहुंचा, पर वहां तंबू नहीं था। वो वहीं खड़े रहकर आसपास देखने लगा। जैसे ही सूरज डूबकर अंधेरा हो गया, तंबू अपनी जगह पर दिखने लगा। हरीश को वो सब देखकर शुरू में थोड़ा डर लगा, पर बाद में वो तंबू के सामने डटा रहा। अचानक तंबू से आवाज आने लगी, वेलकम, अंदर आइए और अपने दुखों से मुक्त हो जाइए। उस आवाज ने हरीश को अपने वश में कर लिया और वो तंबू की तरफ खींचा चला गया। पीछे से मिथु दौड़ता हुआ आया और हरीश को आवाज देने लगा, रुको हरीश, अंदर मत जाओ, रुक जाओ। हरीश को कुछ सुनाई नहीं दिया और वो तंबू के अंदर चला गया। जैसे ही मिथु तंबू के सामने पहुंचा, तंबू वहां से गायब हो गया। मिथु ने जोर की आवाज लगाई, हरीश। हरीश तंबू के अंदर आया और वो आवाज के वश से बाहर हो गया। अंदर सब सामान टूटा और बिखरा पड़ा था। जो जानवर सर्कस में काम करते थे, उनकी हड्डियां भी वहां बिखरी पड़ी थी। हरीश वो सारा माहौल देखकर डर गया। वो बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। निराश होकर वो एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसे सिर्फ चूहों की आवाज आ रही थी। अचानक उस पर एक जोकर की लाल नाक आकर गिरी, जो खून में लथपथ थी। हरीश डर गया और ऊपर देखने लगा। उसने देखा कि ऊपर बंबू पर एक जोकर उल्टा लटका हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। जोकर ने नीचे छलांग लगाई और हरीश के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके सर का एक हिस्सा टूटा हुआ था और पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। वो नीचे आकर हंसने लगा। तुम मेरा खेल देखने आए हो? नहीं, मुझे जाने दो। अब तुम्हें देखना ही होगा। जोकर उछला और ऊपर बंबू से लटक गया। हरीश यहाँ वहां भागने लगा। जोकर ने हरीश के ऊपर छलांग लगाई और उसे दोनों हाथों से उठाकर फिर से उल्टा लटक गया। जोकर के सर का खून हरीश के ऊपर गिर रहा था। जोकर ने हरीश के दोनों हाथों को जोर से झटका और उन्हें निकालकर उनके साथ खेलने लगा। उन्हें हवा में उछालने लगा। जैसे ही हरीश के हाथ उसके शरीर से अलग हुए, वो नीचे गिर गया। हरीश डर की वजह से रोने और भागने लगा। जोकर फिर से उसके पास कूदा और इस बार उसे पैरों से उठाकर फेंक दिया। जैसे ही जोकर ने हरीश को फेंका, हरीश के पैर निकल गए और वो जाली पर जाकर गिर गया। हरीश अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुका था। जोकर उसके हाथ और पैर के साथ करतब दिखाने लगा। पूरे तंबू में घूमने लगा और घूमकर हरीश के सामने आ गया। हरीश उससे डरकर जैसे तैसे करके पीछे जाने लगा, पर जोकर ने कूदकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे उठा लिया। मेरे सर्कस में मेरे सिवा कोई करतब नहीं दिखा सकता, समझे? तुम भी नहीं। जोकर उसकी गर्दन दबाने लगा। कुछ ही देर में हरीश की गर्दन जोकर के हाथों में आ गई और बचा हुआ शरीर नीचे गिर गया। जोकर हरीश के शरीर पर खड़ा होकर उसके सर को एक उंगली पर घुमाने लगा और आखिर में जोकर ने हरीश के शरीर के सारे हिस्से उठाए और उनसे करतब दिखाने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे तंबू में घूमने लगी।